तो सबसे पहले मतलब जो पौधों एवं जंतुओं से प्राप्त रेशे होते हैं, तो कुछ रेशे पौधों से प्राप्त होते हैं और कुछ जंतुओं से प्राप्त होते हैं। पौधों से प्राप्त होने वाले रेशे पादप रेशे कहलाते हैं और जंतुओं से प्राप्त होने वाले जो रेशे होते हैं वो जंतुओं से प्राप्त होते हैं। जैसे कि कपास के जो पौधा होता है उसके बिनौलों से, बिनौलों का मतलब होता है जो कपास का पौधा होता है उसमें गोल गोल वो जो है रहता है, जैसे कि सिमरा रहता है ना वैसे रहता है, तो उससे रुई निकलती है। और पटसन या सनई के पौधे, पटसन का भी पौधा होता है और सनई का भी पौधा होता है, उससे जूट के रेशे प्राप्त किए जाते हैं। कपास के रेशों का उपयोग कागज, सूती वस्त्र, चादर, पर्दे आदि बनाने में किया जाता है। यानी जो कपास होता है उसके रेशों का उपयोग कागज बनाने में, सूती वस्त्र बनाने में, चादर बनाने में, पर्दे आदि बनाने में किया जाता है। जबकि जूट के रेशों से रस्सी, बोरा, दरी आदि बनाए जाते हैं। जैसे कि बोरा आते हैं या रस्सी आती है, दरी आती है, तो किससे बनाए जाते हैं? किसके रेशे से? जूट के रेशे से बनाए जाते हैं। इसी प्रकार जंतुओं से प्राप्त होने वाले रेशों को जांतव रेशे कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जांतव रेशे। पौधों से प्राप्त होने वाले रेशों को पादप रेशे और जंतुओं से प्राप्त होने वाले रेशे को जांतव रेशे कहा जाता है। जो मतलब बिनौलों, कपास के जो पौधा होता है कपास का, उसके बिनौलों से जो रुई निकलती है, बिनौलों से क्या निकलती है? कपास के पौधे के रुई निकलती है। और पटसन या सनई के पौधों से, तनों से रेशे प्राप्त किए जाते हैं। और जो रेशे होते हैं कपास के, उनसे क्या बनता है ये भी ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि कपास के रेशों से क्या बनता है? कागज बनता है, सूती वस्त्र बनते हैं, चादर बनती है, पर्दे आदि बनाने में किया जाता है। जबकि जो रूट के रेशे होते हैं उससे रस्सी, बोरा, दरी आदि बनाए जाते हैं। सीधे बैठ जाओ। इसी प्रकार जो जंतुओं से प्राप्त होने, सीधे बैठो, जो जंतुओं से प्राप्त होने वाले रेशे होते हैं वो जांतव रेशे कहलाते हैं। ऊन तथा रेशम प्रमुख जांतव रेशे हैं। जो ऊन है और रेशम है ये क्या है? प्रमुख जांतव रेशे हैं। ऊन के रेशे भेड़ अथवा याक के शरीर के बालों से तथा रेशम के रेशे रेशम कीट के कोकून से प्राप्त किए जाते हैं। ठीक है, यानी जो भेड़ होती है और जो याक होती है उसके शरीर के बालों से ऊन प्राप्त किया जाता है और रेशम के कीड़े से रेशम का जो रेशा होता है वो प्राप्त किया जाता है। ऊन का उपयोग स्वेटर तथा गर्म कपड़े बनाने में किया जाता है, जबकि रेशम के धागों से रेशमी वस्त्र बनाए जाते हैं। ऊन का उपयोग ठंडी में जो मोटे मोटे कपड़े बनते हैं उसके लिए किया जाता है, जबकि रेशम जो रेशम के कीट से निकलता है, रेशम के कीट ज़्यादातर शहतूत के पेड़ पर पाले जाते हैं। उन्हीं रेशम कीटों से रेशम ले करके फिर रेशम से कपड़े बनाए जाते हैं। तो ये था 2.0 में पौधों एवं जंतुओं से प्राप्त रेशों के बारे में। जो पौधों से रेशे प्राप्त होते हैं वो कौन से रेशे कहलाते हैं? पादप रेशे। और जो जंतुओं से प्राप्त होते हैं वो जांतव रेशे कहलाते हैं। ऊन प्रदान करने वाले जंतु। सामान्यतः भेड़ की त्वचा के बाल से प्राप्त किए जाने वाले मुलायम घन रेशे को ऊन कहा जाता है। जो भेड़ की त्वचा होती है उसके बाल से जो प्राप्त किए जाने वाले मुलायम घन रेशे हैं उसको क्या कहा जाता है? ऊन कहा जाता है। हालांकि कुछ अन्य जंतुओं जैसे याक, ऊंट, बकरी आदि के शरीर के बालों का भी उपयोग ऊन प्राप्त करने में किया जाता है। जैसे याक है, ऊंट है, बकरी आदि के शरीर के बालों का भी उपयोग ऊन प्राप्त करने में किया जाता है। दरअसल इसी ऊन को स्वेटर बुनने में के लिए बाजार से खरीदा जाता है। जिस वास स्थानों पर बालों से ढके जो जंतु पाए जाते हैं वहाँ उन्हीं जंतुओं के रेशों से ऊन प्राप्त किया जाता है। उदाहरणतः जम्मू कश्मीर के पहाड़ी क्षेत्रों में पाई जाने वाली अंगोरा बकरी से अंगोरा ऊन तथा कश्मीरी बकरी से पश्मीना ऊन की सालें बनाई जाती हैं। यानी जम्मू कश्मीर के पहाड़ी क्षेत्रों में जो पाई जाने वाली अंगोरा बकरी है उससे अंगोरा ऊन तथा जो कश्मीरी बकरी है उससे पश्मीना ऊन की सालें बनाई जाती हैं। याक का ऊन तिब्बत और लद्दाख में प्रचलित है। जो याक होती है
उसका ऊन कहाँ पे प्रसिद्ध है? तिब्बत और लद्दाख में। दक्षिण अमेरिका में लामा और एल्पेका नामक जंतुओं से ऊन प्राप्त किया जाता है। जो दक्षिण अफ्रीका है वहाँ पे लामा और एल्पेका नामक जंतुओं से ऊन प्राप्त किया जाता है। ये थी ऊन प्रदान करने वाली जंतुओं के बारे में संपूर्ण जानकारी। अब है 2.1 में पौधे एवं जंतुओं से प्राप्त रेशे होते हैं। 2.2 में ऊन प्रदान करने वाले जंतु होते हैं। 2.3 में ऊन तैयार करने की विधि होती है कि ऊन को कैसे तैयार किया जाता है। सबसे पहले होता है कि आपने महसूस किया होगा कि सिर के बालों की अपेक्षा शरीर के रोए अधिक मुलायम होते हैं ना। जो सिर के बाल होते हैं उसकी अपेक्षा जो शरीर के रोए होते हैं वो क्या होते हैं? अधिक मुलायम, पतले तथा हल्के होते हैं। बिल्कुल इसी तरह भेड़ के रेशे भी 2 प्रकार के होते हैं। दाढ़ी के रूखे बाल, त्वचा पर स्थित तंतुरूपी मुलायम बाल। यानी जो भेड़ के रेशे होते हैं वो भी 2 प्रकार के होते हैं। दाढ़ी के रूखे बाल होते हैं और एक दूसरा होता है त्वचा पर स्थित तंतुरूपी मुलायम बाल। यानी एक कड़े होते हैं और एक मुलायम होते हैं। इन्हीं बालों का उपयोग ऊन बनाने के लिए किया जाता है। भेड़ पालन और प्रजनन, यानी जब हमें ऊन की आवश्यकता है काफ़ी तो उसके लिए भेड़ तो पालना पड़ेगा ना, तभी तो ऊन मिलेगा। भेड़ पालन और प्रजनन किस प्रकार से होता है? प्रजनन का मतलब होता है किसी भी जीव जंतु या मानव की किसी भी जाति की या फिर जो भी दृश्यमान चीज़ें हैं उसका जो है आगे बढ़ना कैसे हो, ठीक, वो प्रक्रिया प्रजनन कहलाती है। हमारे देश के अनेक भागों में जब भेड़ों को ऊन उत्पादन के लिए पाला जाता है। जो भेड़ों को पाला जाता है तो ऊन उत्पादन के लिए ही पाला जाता है। सामान्यतः जम्मू और कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम के पहाड़ी क्षेत्रों अथवा हरियाणा, पंजाब, राजस्थान और गुजरात के मैदानी भागों में गड़ेरियों द्वारा भेड़ों के झुंड पाले जाते हैं। जो गड़ेरिया होते हैं उनके द्वारा क्या पाला जाता है? भेड़ों के बड़े बड़े झुंड पाले जाते हैं। यहाँ पे बहुत सारी भेड़ें पाली जाती हैं। भेड़ शाकाहारी होती है, यानी वो मांस से संबंधित कोई भी चीज़ नहीं खाती। भेड़ शाकाहारी होती है और वह घास और पत्तियां खाना पसंद करती हैं। गड़रिये उन्हें हरे चारे के अतिरिक्त दाल, मक्का, ज्वार तथा खली आदि खिलाते हैं। दरअसल भेड़ों के रेशों की गुणवत्ता उनके पोषण, जलवायु तथा उचित देखभाल पर निर्भर करती है। भेड़ की कुछ नस्लों के शरीर पर घने बाल होते हैं जिनमें बड़ी मात्रा में अच्छी गुणवत्ता वाली ऊन प्राप्त होती है। ऐसी भेड़ों का उपयोग अच्छी नस्ल की भेड़ों को जन्म देने के लिए भी किया जाता है। अच्छी नस्ल की भेड़ों को जन्म देने के लिए जनक के रूप में इनके चयन की प्रक्रिया को वर्णात्मक प्रजनन कहते हैं। ठीक है, ये थी भेड़ के पालन की और प्रजनन से संबंधित जानकारी। महत्वपूर्ण ऊन प्रदान करने वाली भेड़ों की कुछ भारतीय नस्लों की जानकारी नीचे दी गई है। सबसे पहला है नस्ल का नाम है, उसके बाद में राज्य जहाँ पाई जाती है, फिर ऊन का उपयोग। जैसे कि बाखरवाल जो नस्ल है उसका नाम है, जो वो जम्मू कश्मीर में पाई जाती है और 19 सालों के लिए जानी जाती है। उससे वो क्या बनाए जाते हैं? 19 साल बनाए जाते हैं। उसके बाद में रामपुर हुसायर जो कि उत्तर प्रदेश और हिमाचल प्रदेश में है। यहाँ भूरे ऊन वाले कंबल के लिए इसको जो है उपयोग में ज़्यादा लिया जाता है। नाली यानी नली राजस्थान, पंजाब, हरियाणा गलीचे के लिए ज़्यादा जाना जाता है। लोही में राजस्थान जो है पंजाब में, और ऊनी वस्त्र के लिए मारवाड़ी जो कि गुजरात में लोग पहनते हैं मोटी व रुच्छ ऊन कंबल के लिए। उसके बाद में है पाटनवाड़ जो कि गुजरात में है, वो होजरी के लिए है। तो भेड़ों के जो रेशे होते हैं वो ऊन संसाधित करने के विभिन्न कारण होते हैं। भेड़ों के बालों को ऊन के भागों में परिवर्तित करने की एक लंबी प्रक्रिया है।
जो भेड़ के बाल होते हैं उसको ऊन के धागों में परिवर्तित करने की एक क्या है, लंबी प्रक्रिया है। ये जो निम्नलिखित चरणों में संपन्न की जाती है। पहला है भेड़ों के बालों की कटाई। भेड़ों की बालों की जो कटाई है, जब पाली गई भेड़ के शरीर पर बालों की कमी वृद्धि हो जाती है तो उनके बालों को शरीर से उतार लिया जाता है। यानी जब जो पाली गई भेड़ है उस शरीर पर बालों की घनी वृद्धि हो जाती है तो उनके बालों को शरीर से उतार दिया जाता है। यह प्रक्रिया उन रेशों की कटाई कहलाती है। भेड़ के बाल उगने के लिए मशीनों का उपयोग किया जाता है। सामान्यतः बालों की गर्मी के लिए मौसम में काटा जाता है ताकि पेड़ों को इस मौसम में बलदार त्वचा वाले सुरक्षात्मक आवरण न रहने पर भी कोई कठिनाई न हो। यानी भेड़ों के बालों की जो कटाई होती है वो एक प्रक्रिया के दौरान होती है। सबसे पहली प्रक्रिया है तो सबसे पहली प्रक्रिया में उन रेशों की कटाई जो की जाती है वो बालों को शरीर से उतार लिया जाता है। क्या किया जाता है? बालों को शरीर से काट के उतार लिया जाता है। वही प्रक्रिया बालों की कटाई कहलाती है और उसी से क्या बनता है? ऊन बनता है। क्या आपने कभी सोचा है कि उनके देशों के लिए भेड़ की बालदार त्वचा को उतारने में उन्हें कष्ट क्यों नहीं होता? इसका कारण है कि त्वचा की सबसे ऊपरी परत अधिकांशतः मृत कोशिकाओं से बनी होती है। साथ ही भेड़ के बाल सिर से ढक जाते हैं, ठीक वैसे ही जैसे हमारे बाल, जिन्हें कटवाने में कष्ट नहीं होता तथा कटवाने के बाद में पुनः भी उगाते हैं। ठीक है, ये इसी प्रकार से भेड़ों में जब बाल काटे जाते हैं ऊन के लिए तो जैसे कि आप लोग बाल कटाते हैं तो उगाते हैं, वैसे वो भी उगाते हैं। इसमें एक जिज्ञासा के बारे में बताया गया है। कारण जानने का प्रयास कीजिए कि जब आप बाल कटवाते हैं तो कोई दर्द नहीं होता, परंतु जब कोई आपके बाल खींचता है तब क्यों दर्द होता है? इसके बारे में बता सकते हो कुछ? पता करके हमें कुछ जितना भी पता हो सकेगा। उसके बाद में आती है अभिमार्जन। कटाई के बाद रेशों को पानी की टंकियों में डालकर अच्छी तरह से धोया जाता है। जब कटाई हो जाती है तो उसे पानी की टंकियों में डालकर अच्छी तरह से धोया जाता है, जिससे उनकी चिकनाई, धूल और गर्द निकल जाए। यह क्रिया अभिमार्जन कहलाती है। आजकल अभिमार्जन मशीनों द्वारा किया जाता है। उसके बाद में है छटाई। अभिमार्जन के बाद रेशों की छटाई होती है। इसमें अच्छे रोएदार रेशों को उसकी लंबाई, चिकनाई तथा हल्केपन के आधार पर अलग अलग कर लिया जाता है। छटाई का यह काम हाथों से अथवा मशीनों की सहायता से किया जाता है। उसके बाद में आता है कताई। अभिमार्जन से प्राप्त रेशों को सुखा लिया जाता है। इस प्रकार प्राप्त छोटे छोटे कोमल व फूले हुए रेशों की ऊन के धागों के रूप में कताई जाती है। ठीक है, यानी जो कटाई होती है वो किस प्रकार से होती है? ऊन के धागों के रूप में होती है। उसके बाद में रंगाई होती है इसकी। भेड़ों अथवा बकरियों से प्राप्त रेशे प्रायः बहुत भूरे अथवा सफ़ेद रंग के होते हैं। विविधता पैदा करने के लिए इन रेशों की विभिन्न रंगों में बनाई जाती है। इस प्रक्रिया में रंग बिरंगे ऊनी रेशे अक्सर आपस में उलझ जाते हैं। तो ये कुछ प्रक्रिया है जिनके द्वारा क्या किया जाता है? भेड़ से ऊन को प्राप्त किया जाता है। ठीक है, ये कुछ प्रक्रिया है जिसके माध्यम से